तो मैंने जॉब छोड़ दी और ड्राइंग करने लग गया है कि ड्राइंग की वैल्यू नहीं है। तो है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो YouTube पे मैंने एक लाइव सेशन शुरुआत किया है जिसका नाम है आर्ट टॉक विद एक्सपर्ट्स। हम इसमें एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस आर्टिस्ट से बात करेंगे और उनका एक्सपीरियंस है जो भी होगा उनको आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो इस फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेज है। तो मैं उनका एक्सपीरियंसेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस तरह के वीडियो से। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखना विदाउट एनी स्किप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नारिंद वालिया सर, जो कि MFA एंड BFA दोनों ही कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि इंडिया का टॉप मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से उन्होंने MFA एंड BFA कंप्लीट करा है। इधर से जलंधर के पंजाब से रहने वाले हैं। उन्होंने अभी तक थाउजेंड्स ऑफ वर्क्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े आर्ट पेंटिंग्स, बहुत बड़े एग्जीबिशन में बहुत सारे काम भी किए हैं। वो बहुत सारे डेमो भी दे चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, आपको ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल और बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सर, आप कैसे शुरुआत किए थे ड्राइंग? सबसे पहले मैं आर्ट टॉक और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो सबसे पहले मैं जो अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम जो नरिंद वालिया है, मैं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट जलंधर का रहने वाला हूँ और मैंने अभी रिसेंटली बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से करी है। तो बात करते हैं ड्राइंग की। ड्राइंग बचपन से ही जैसे मेरे को ड्राइंग का बहुत शौक़ था। हमारी फैमिली में सभी मतलब ड्राइंग आर्ट से बहुत रिलेशन रहा है। मेरे डैड जो हैं वो पेंटिंग भी किया करते थे और उसके बाद कैलीग्राफी भी किया करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि उनका जो गवर्नमेंट उनको जॉब मिल गई, तो उनका जो पेंटिंग और कैलीग्राफी वाला काम था तो उन्होंने थोड़ा कम कर दिया। उसके बाद मेरे मॉम जो हैं वो भी टीचर रहे हैं स्कूल में, तो वो भी आर्ट एंड क्राफ्ट का काम किया करते थे। और उनके बाद मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी पेंटिंग को बहुत शौक़ रखते थे, तो उन्हीं को देख देख के जैसे काम करते थे तो मेरे को ड्राइंग करना अच्छा लगने लगा और मैं भी ड्राइंग करना स्टार्ट कर दिया। स्कूल की बात करें तो स्कूल में जैसे बच्चों की ड्राइंग होती है वैसे ही मैं था और अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती थी क्योंकि प्रैक्टिस करते होते थे। ऐसे घर में भी ऐसे कोई न्यूज़पेपर आता था तो उसमें जो इमेजेस होती थी इसको कॉपी करने की कोशिश करता था। तो ऐसे धीरे धीरे करके जो मेरा शौक़ है वो और बढ़ता गया और मैं जो पेंटिंग को जानने लगा, स्केचिंग को जानने लगा, तो धीरे धीरे करके ऐसे मेरा जो है आर्ट का सफ़र शुरू हो गया। जब आप ड्रॉ करते थे तो आपके पेरेंट्स का एक्सप्रेशन क्या होता था? जब मैं टेंथ तक ड्राइंग की पेंटिंग करता रहता था और उसके बाद जब 11th 12th आया तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि आगे मैं क्या करूं। वैसे तो हमारे यहाँ पे न्यूज़पेपर आता रहता था और उसमें करियर गाइडलाइंस का आता होता था, जिसमें कि एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया का एक दिन मैंने ऐड देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि एनिमेशन के साथ में वो आपको फ़ाइन आर्ट्स भी करवाएंगे। मेरे को फ़ाइन आर्ट्स का उस टाइम पे कुछ भी पता नहीं होता था और बस इतना मेरे को पता होता था कि ड्राइंग और पेंटिंग की जाती है, तो ज़्यादा मेरे को फ़ाइन आर्ट्स का इतना नॉलेज नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें फ़ाइन आर्ट्स अगर होता है तो मैं एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया का कर लूँगा। तो हुआ क्या कि जब मैंने उसका पता किया तो मेरे को कोई इंस्टीट्यूशन जहाँ से कुछ मिला नहीं उस टाइम पे, तो फिर मैं ऐसे ही घर पे बैठ के ड्राइंग करता रहा और ड्राइंग करते करते फिर डैड को ये बात बहुत लगी कि आगे जाके पता नहीं ये क्या कर पाएगा ड्राइंग तो इतना, क्योंकि सभी पेरेंट्स का यही सवाल होता है कि ड्राइंग की वैल्यू नहीं है। तो ऐसे ही उनका रिएक्शन था, तो मेरे पे बहुत गुस्सा हुए थे कि ये सब छोड़ के कुछ अच्छा सा काम ढूंढ लो, कोई अच्छा सा काम कर दो। उस टाइम पे मेरे भाई
सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि अपने भाई के साथ में जो भी आर्किटेक्चर का अगर करना है, सिविल इंजीनियरिंग का कुछ भी करना है, तो वो करके दोनों एक साथ जॉब करना शुरू कर दो। तो अभी पेरेंट्स की बात कौन टाल सकता था, तो मैंने आर्किटेक्चर का डिप्लोमा किया और उसके बाद मैंने जॉब भी करी। लेकिन वही बात होती है कि जिस चीज़ में आपका शौक़ होता है, जिस चीज़ में आपका पैशन होता है, तो आप उसको कैसे छोड़ सकते हो। तो ऐसे ही मैंने थोड़ी देर जॉब करी, लेकिन उसमें मेरा मन नहीं लगा, तो मैंने जॉब छोड़ दी और ड्राइंग करने लग गया। तो डैड को तो उन्होंने तो बहुत गुस्सा किया था मेरे पे ऊपर, और फिर मैंने मम्मी से बात करी कि मेरे को ड्राइंग ही करनी है, मेरे को यही अच्छा लगता है। तो साइड बाय साइड मैं ऐसे ही पोर्ट्रेट्स बनाता गया और उनको ऐसे ही फेसबुक पे अपलोड करता रहता था। कुछ भी जैसे गांव में मेरे फ्रेंड्स होते थे, उनका पोर्ट्रेट्स बनाना, तो ऐसे ही जो भी मतलब अच्छा लगता था बनाने के लिए, तो ऐसे ड्राइंग्स जो नॉर्मल स्केचेस होते थे, तो उनको बना के ऐसे फेसबुक पे अपलोड करता रहता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मेरी फ्रेंड लिस्ट थी वो बढ़ने लगी, फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगी। फिर उन्होंने कुछ इंटरनेशनल फ्रेंड्स होते थे, तो उन्होंने जो ग्रुप्स होते थे आर्ट के, उनमें मेरे को ऐड किया। तो वहाँ पे जब मैंने देखा कि बहुत सारा आर्ट का फील्ड में काम हो रहा है, और ग्रुप्स में मतलब बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हुआ करते थे जिनका आर्ट वर्क बहुत ही अच्छा हुआ करता था, बहुत रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक तक आर्ट वर्क था। ये 2013 की बात है। तो उस टाइम पे ना तो कोई मेरे पास फ़ोन हुआ करता था, ना ही कुछ और था। तो ऐसे ही किसी फ्रेंड के लैपटॉप पे, फ्रेंड के जो कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर वीडियोस देख के और फेसबुक से ऐसे कनेक्ट रहते थे। तो ऐसे धीरे धीरे नॉलेज मिलने लगी कि कैसे काम करना है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि मेरे काम में बहुत कमी है, तो उस चीज़ को पूरा करने की मैंने कोशिश करी। तो धीरे धीरे मैंने अपने काम में वैसी वाली इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करी कि मेरा काम उनके लेवल तक हो जाए। तो ऐसे करते करते फिर मैंने एमा वॉटसन का एक पोर्ट्रेट बनाया था, और जो मेरे पहले के आर्ट वर्क्स थे वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने सारे वर्क्स जो थे अपने हटा दिए थे। तो कहीं ना कहीं फिर मेरे को जैसे मैंने एमा वॉटसन का बनाया तो बहुत सारे उसमें एप्रिसिएशन मिला। तो धीरे धीरे करके मेरा जो फ्रेंड लिस्ट है और बढ़ने लगी, और मेरे को नेशनल इंटरनेशनल ऐसे कमीशन वर्क्स आने लगे। तो फिर उन कमीशन वर्क से जितना भी मेरा पैसा इकट्ठा हुआ, तो वो मैंने लाकर डैड को जब दिया, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। अब फिर उनको लगा कि हाँ इस चीज़ में भी पैसा है, तो फिर वो टोटली एग्री हो गए। तो बोल दिया उन्होंने कि जो भी आपको करना है कर सकते हैं। सर, आपको कब पता चला ड्राइंग में करियर भी बनाया जा सकता है? तो जब मैं 12th के बाद मैंने आर्किटेक्चर का डिप्लोमा करा था और जॉब मैंने छोड़ दी थी ऑलमोस्ट। तो ऐसे ही फ्रेंड्स के, जैसे मैंने बताया कि मैं पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाता रहता था, तो धीरे धीरे करके मेरे को उस टाइम पे फाइन आर्ट्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। मैंने बहुत सारे ट्राई किया कि कैसे आर्ट से रिलेटेड हो सकता है। तो कुछ लोगों ने मेरे को आर्ट एंड क्राफ्ट का बताया, जो कि एक डिप्लोमा होता है जो 10th के बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरी तो 12th की जो स्टडी थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो यहाँ पे एक आर्टिस्ट हैं हमारे जहाँ पे जलंधर में, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप फाइन आर्ट्स ज्वाइन करो। तो फाइन आर्ट्स के लिए मैंने डिफरेंट कॉलेजेस जो थे उनमें देखा, और उन्होंने रिकमेंड किया कि आपके जो पास में कॉलेज है वहाँ से आप कर सकते हैं, वहाँ पे फैकल्टीज़ अच्छी हैं। तो फिर वहाँ पे मैंने 2014 में ज्वाइन किया था। और कैरियर की बात करें तो धीरे धीरे जैसे हम इस फील्ड में आते जाते हैं तो हमारे पास और रास्ते निकलते जाते हैं। पहले जैसे कमीशन वर्क्स करते रहते थे, तो धीरे धीरे आपकी जो पेंटिंग्स हैं वो प्रोफेशनली कन्वर्ट होने लग जाती है, और आपको उस तरह से काम करने के लिए आइडियाज़ मिलते हैं। आर्टिस्ट लोग जितने भी हैं उनकी एग्जीबिशंस में जाइए, उनसे बात करिए कि कैसे वो अपना आर्ट वर्क सेल कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके आपको उस बारे में नॉलेज मिलती रहती है कि कैसे वो पेंटिंग्स अपनी एग्जिबिट करते हैं और उनको सेल करते हैं। तो ऐसे शुरुआत हुई थी मेरी आर्ट के करियर की। सर, आपको रेफरेंस आइडिया कहाँ से मिलता था जब फ़ोन नहीं था?
तो शुरू में तो काफ़ी जैसे प्रॉब्लम होती थी, तो शुरू में ऐसे ही जैसे फ्रेंड्स का कोई पोर्ट्रेट बनाने लग गए, या फिर कोई भी जैसे मैंने बात करी थी कि आर्ट ग्रुप्स में मैं जॉइन था, तो उसमें कुछ जो आर्ट वर्क्स मेरे को अच्छे लगते थे तो मैं उनको कॉपी करने की कोशिश करता था, ताकि मेरे को उनकी टेक्निक पता चल सके और उनका जो वे ऑफ सीइंग है, जहाँ किस तरह पे किस चीज़ के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस करा है, फीचर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है या फिर उनके कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो इस तरह करके मेरे को रेफरेंसेस मिलते थे। फिर धीरे-धीरे जिससे मैं प्रोफेशनली इसको जॉइन किया, तो मेरे को और इसके बारे में पता चला कि हम जो हैं ज़्यादातर लाइव जो हम स्केचिंग करते हैं उसी में से हमारे रेफरेंसेस बहुत मिल जाते हैं। जितनी भी हम लाइव ड्राइंग करते हैं, लाइव स्केचिंग करते हैं, उसी में से ज़्यादातर रेफरेंसेस हमको मिल जाते हैं। जितनी भी हम स्टडी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे वर्क में काम आती है। और अगर बात करें कि आप अपने कुछ फिगरेटिव वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अगर कैमरा है आपके पास, आजकल तो मोबाइल फ़ोन सबके पास है, तो आप किसी भी जो आपको कैंडिड फ़ोटोग्राफी मिलती है, तो कैंडिड एक मॉडल मिल जाता है आपको, आप उसका शूट कर सकते हो अपने कैमरे के थ्रू। और अगर आपको कहीं भी इंटरनेट के ऊपर कोई भी आपको रेफरेंस मिलता है, तो प्लीज़ उस आर्टिस्ट से, उस फोटोग्राफ़र से आप परमिशन ज़रूर लें, क्योंकि बहुत सारे आर्ट वर्क्स जो बिगिनर्स हैं ऐसा करते हैं कि कहीं से भी रेफरेंस उठा के वर्क करते हैं, तो लेकिन उनका जो कॉपीराइट होता है उन फ़ोटोग्राफ्स का, तो आगे चल के आपको इस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो कोशिश यही करिए कि जितने भी फ़ोटोग्राफ़र्स हैं उनसे परमिशन ज़रूर ले लें कि क्या हम आपकी फ़ोटोग्राफ को हम आर्ट वर्क में यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे भी उनका जो भी क्रेडिट बनता है तो उनको प्रॉपरली देना चाहिए। स्कूल में ड्राइंग को प्राथमिकता क्यों नहीं मिलती है? स्कूल में देखा जाए कि बहुत सारे सिलेबस होते हैं और उनको उन सिलेबस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहती है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी लाइफ में बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी बहुत काम आते हैं। क्रिएटिव माइंड्स होना बहुत ज़रूरी है, माना जाता है, और होना भी चाहिए कि स्कूल्स में ड्राइंग और ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ताकि आगे जाके जो अपने आइडियाज़ हैं वो एग्जीक्यूशन कर सकें, किसी भी चाहे फील्ड में हो। तो जो आर्ट का रिलेशन है वो हर फील्ड के साथ में है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको हर फील्ड में आर्ट मिलेगी ही मिलेगी। तो हमारे टाइम में, हमारे स्कूल में तो आर्ट को प्रायोरिटी दी जाती थी प्रॉपरली। जो हमारी अलग से क्लास होती थी ड्राइंग और पेंटिंग की, और उसमें जो भी बेसिक नॉलेज होती थी उसमें ज़्यादातर तो जैसे नॉर्मली एंगल्स में वगैरह, जहाँ फिर एलिवेशन प्लान्स वगैरह, ऐसे 3D मॉडलिंग या फिर स्टिल लाइफ वगैरह हमको ड्राइंग स्कूल में ड्राइंग करवाते होते थे। तो ये सब होना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी अगर मेरे व्यूअर्स अगर ये वीडियोस को देखें तो अपने टीचर्स के साथ कंसर्न ज़रूर करें। अगर आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करके जब भी आपका फ्री टाइम होता है तो आप ड्राइंग की प्रैक्टिस करिए। सर, आपने अपने पेरेंट्स को कैसे शेयर किया कि आपको आर्ट फील्ड में करियर बनाना है? तो जब मैंने आर्ट वर्क बनाना शुरू किए, तो मैं ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि एफबी पे आर्ट वर्क्स जो हमारे अपलोड करता होता था। फिर धीरे जैसे मेरे को कमीशन वर्क्स मिलते रहे और मैं कमीशन वर्क करता रहा, तो और उसके बाद जैसे मैंने आर्ट के फील्ड में ज्वाइन किया, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे आर्टिस्ट्स के साथ मेरा लिंक हुआ, उनके साथ मीटिंग हुई। तो उनके साथ मैंने बहुत इस चीज़ के बारे में बहुत डिस्कस किया कि कैसे हम अपना करियर बना सकते हैं। तो जो आपका वर्क है आप उस पर फोकस करिए। आप जितना भी आर्ट फील्ड हैं उसके टच में रहिए और देखिए कि कैसे कैसे आर्टिस्ट अपने काम कर रहे हैं, काम को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो इस चीज़ में बहुत काम आती है। और अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप स्किल्स को अपनी आर्ट के थ्रू अपने वर्ल्ड को जो है शो कर सकते हैं।
तो इसके बारे में हम आगे जाके बताएंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब कर सकते हैं। सर, शुरुआत में ड्रॉ करने के लिए सबसे आसान बात क्या है? देखिए, ड्राइंग के लिए शुरू में सब चीज़ें बहुत आसान हैं, लेकिन बात ये है कि अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं हैं तो आपके लिए हर चीज़ मुश्किल लगेगी। अगर हम एवरेस्ट को देखते हैं कि पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, तो हमको रास्ता बहुत लंबा लगता है, जहाँ फिर कहीं अब हम जाना होता है तो हमको रास्ता जो है वो बहुत लंबा लगता है। तो जब हम शुरू में फिर चलना शुरू कर देते हैं, जहाँ फिर हम चढ़ना शुरू कर देते हैं, तो हम धीरे धीरे करके हम उसकी ऊंचाई पे पहुँच जाते हैं। तो ऐसे ही आपकी ऑब्ज़र्वेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप ऑब्ज़र्वेशन के ऊपर काम करिए, आप अपने बेसिक जो प्रैक्टिस करिए, बेसिक जितना भी है अपना क्लियर रखिए। तो इससे आसान मुझे नहीं लगता कि कोई और बात होगी। आप डेली प्रैक्टिस करिए, स्टिल लाइफ करिए, या फिर जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं आपके सराउंडिंग्स में, वो आप बनाइए। सर, what to draw when you don't know what to draw? सर, शुरुआत में ड्रॉ करने के लिए सबसे आसान बात क्या है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि क्या बनाना चाहिए जब नहीं जानते हैं कि क्या बनाएं। तो सबसे पहले ये कोई भी ऐसा मुश्किल काम नहीं है। आपको जो भी अच्छा लगता है आप ड्रॉ करते रहिए। आपके सराउंडिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ऑब्जेक्ट ड्राइंग जितनी आप करेंगे उतनी ही आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी। तो आप करते रहिए। कुछ न कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आप उसकी स्टडी करते हैं, लेकिन बाद में वो आपके आर्ट वर्क में काम आने लग जाते हैं। तो ऐसे ही जितना आप ऑब्ज़र्व करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, डेली आप प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ ना जो भी आपकी आंखों के सामने आपको दिखता है उसको बनाइए। तो धीरे आपको वो उस चीज़ में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। आपको फीचर्स अच्छे लगते हैं तो आप फीचर्स बनाइए। या फिर जो भी आपका शौक़ कोई और है, जैसे किसी को सिंगिंग का होता है तो आप उसके इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसकी ड्राइंग करिए। या फिर घर में बहुत सारे स्टेंसिल्स होते हैं, आप उनको यूटेंसिल्स होते हैं, आप उनको ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी आपकी सराउंडिंग में जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं आप उनको ड्रॉ करके शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो भी जिस चीज़ में आपको शांति मिलती है जिस काम को करने के लिए, तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज़ द ईजीएस्ट थिंग टू ड्रॉ फॉर बिगिनर्स? सब कुछ जो है इजी ही है, लेकिन हमारा जो देखने का एक पर्सपेक्टिव होता है वो हमारा अलग होता है। कई बार हम टेक्निक्स को नहीं जान पाते हैं तो हमको लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, पोर्ट्रेट बनाना बहुत मुश्किल है, फिगरेटिव ड्राइंग करनी बहुत मुश्किल है। लेकिन वही बात है कि अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको टेक्निक पता हो कि कैसे पेंसिल को पकड़ना है, कहाँ पे पेंसिल को घुमाना है, कहाँ पे डार्क देना है, कहाँ लाइट देना है, जो वैल्यूज़ हैं आपको वैल्यूज़ के साथ में कैसे प्ले करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो लाइट की, शेड की, तो कंट्रास्ट कहाँ पे है, जहाँ पे भी आपकी वॉल्यूम बनती है तो वॉल्यूम के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए सब कुछ जो है वो इजी हो जाएगा। अगर आप उसको अच्छी तरह से अगर आप उसको समझेंगे तो आपके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। Sir, what is the most challenging aspects of being an artist? तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि जो चैलेंजेस हैं वो ऑलवेज हमारी ज़िंदगी में नहीं रहते हैं। ये हवा की तरह आते हैं और हवा की तरह चले जाते हैं। तो पहला जो चैलेंज है वो ये हो सकता है कि फाइंडिंग एन इंस्पिरेशन। जब भी कभी आपको इंस्पिरेशन चाहिए होती है तो उसके लिए कई बार दिमाग जो है वो स्ट्रक कर जाता है कि हम क्या बनाते हैं, कैसे हम नेक्स्ट कॉम्पोजिशन में क्या यूज़ करें या नेक्स्ट वर्क में क्या बनाएं। तो कोशिश करिए कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, आप किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट को अगर फॉलो करते हैं, मास्टर्स जो हैं वेस्टर्न्स हो सकते हैं या फिर इंडियन आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप उनके वर्क्स को देखिए। आपको कहीं ना कहीं उनके वर्क्स में जो लाइफ है वो रिप्रेजेंट की हुई मिल सकती है। आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो उनसे
आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि कैसे वो एग्जीक्यूट करते हैं अपने आइडियाज़ को, क्या उनका थीम रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है, क्या वो मीडियम्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। नेक्स्ट चैलेंज हो सकता है फैसिनेटेड विद मैनी आर्टवर्क्स। तो हम आज के टाइम में इंटरनेट सभी के पास है, तो हम बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर आर्टवर्क्स देखते हैं और बहुत जल्दी ही फैसिनेटेड हो जाते हैं उन आर्टवर्क्स को लेकर। तो चैलेंजिंग पार्ट ये है कि हम उन आर्टिस्टों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत ही सालों से इस चीज़ को करते आ रहे हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि उन्होंने कितनी प्रैक्टिस करी होगी, कितने साल उन्होंने प्रैक्टिस करके इस स्किल्स को डेवलप किया हुआ है, इस चीज़ को जहाँ तक वो लेकर आए हैं। हम देखते हैं कि अच्छा उन्होंने ये काम किया है तो हम उनको कॉपी करते हैं और देखते हैं कि हम कर लेंगे, और हमारे से फिर होता भी नहीं है क्योंकि हमारी उतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो सबसे पहले बेस अपना जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। धीरे धीरे करके फिर आप उस लेवल तक ज़रूर पहुंचोगे, बट अपना बेस जो है पहले बेसिक से अपना ज़रूर स्टार्ट करिए। और अगला चैलेंज हो सकता है नाइटमेयर ऑफ नो रिस्पॉन्स। हम सभी को रिस्पॉन्स की बहुत रहती है कि हमको रिस्पॉन्स चाहिए हमारे आर्टवर्क के ऊपर, और कई बार हमको रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता है, तो इसका एक डर सा बना रहता है कि हमको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, या फिर अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये बात सभी के दिमाग में आती है और हम यही सोचते रहते हैं कि क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। आप अपना काम करते रहिए, धीरे धीरे अगर इम्प्रूवमेंट होगी तो वो आपको दिखेगा। आपने जो प्रीवियस वर्क्स हैं उसके साथ अपने वर्क को कंपेयर करिए और आपको कहीं ना कहीं उसी से आपको मोटिवेशन मिलेगी। और जैसे कि बात करते हैं नो रिस्पॉन्स का, तो इस चीज़ को भी ये फेस करना ही पड़ेगा। कई बार सभी का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अभी बात करें वैन गॉग की, तो वैन गॉग अपने आर्ट वर्क्स को लेकर बहुत ही फैसिनेटेड थे और उन्होंने बहुत ही उस चीज़ में हार्ड वर्क करा, लेकिन उनको कहीं भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो उनकी पेंटिंग्स आज भी याद करी जाती हैं। तो ये ऐसा नहीं है, तो अपना काम जो है काम करते रहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपना सोचिए। ज़्यादातर जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। तो बिगनर्स को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि अपना कैसे इसको आर्ट फील्ड में लेकर आना है, कैसे अपनी प्राइस लिमिट रखें, कैसे हमारा मटेरियल्स का कौन सा यूज़ करें, एक्सपेंसिव यूज़ करें या फिर कौन सा मटेरियल्स यूज़ करें। तो ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप काम करते रहेंगे तो आपको मीडियम्स के बारे में नॉलेज मिलेगी। आप उसके बारे में देखते रहिए, सर्च करते रहिए कौन सा मीडियम मार्केट में नया है। आप जितना एक्सपीरियंस करेंगे, जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतना ही आपको मीडियम्स के बारे में नॉलेज मिलेगी। तो फाइनेंशियल की अगर बात करें तो आप कमीशन वर्क्स के थ्रू अपना जो है पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। शुरू में अगर प्रॉब्लम होती है कमीशन वर्क करने की, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी जो स्किल्स हैं डेवलप होती जाएगी धीरे धीरे, तो अपने वो आर्ट वर्क्स को आप सेल कर सकते हैं। अगला चैलेंज ये है कि आपकी फैमिलीज आपको सपोर्ट नहीं करती है, रिलेटिव्स आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, फ्रेंड्स कई बार डिमोटिवेट कर देते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको इग्नोर करना सीखना होगा। फैमिलीज़ भी कंसर्न रहती है, उनको भी डर होता है कि हमारा बेटा जो है बेरोज़गार ना हो जाए या फिर उनको कोई जॉब ना मिले। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी फिक्र होती है अपने बच्चे के बारे में। तो अपने पेरेंट्स की भी बात सुननी चाहिए कि वो आपके फ्यूचर के बारे में भला ही सोचते हैं। तो इसके साथ में आप अपनी आर्ट का भी कंटिन्यू रखिए। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसको ग्रैब करिए और अपने पेरेंट्स को अच्छा एक कैरियर बना के दिखाइए। आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी आर्ट में, तो उसको ग्रैब करना आपकी जिम्मेवारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेलो सर, मन में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या गवर्नमेंट को हम जैसे डेवलपिंग और उन डेवलप्ड आर्टिस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ पर हम लोग हमारे टैलेंट को दिखाकर हमारा अपना करियर बना सके बेसिकली।
तो मैं आपको एक बात बता दूं कि गवर्नमेंट बहुत सारे स्कॉलरशिप जो हैं वो देती हैं स्टूडेंट्स को, आर्टिस्ट को। आपको करना क्या होता है कि आपको पार्टिसिपेट करना होता है, उसमें कोई भी फ़ीस नहीं होती है पार्टिसिपेशन। आपको अपने आर्ट वर्क को सीडी या फिर पेन ड्राइव में देने होते हैं, आपका बायोडाटा उसमें अटैच्ड होगा और आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो हैं आपको बैंक की डिटेल देनी पड़ेगी या फिर आपको फ़ोटोग्राफ्स आपको उनको सेंड करनी पड़ेगी। तो अपना आर्ट वर्क से एक जो है वो अपना पोर्टफोलियो बना के रखिए, जब भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो आप उसको ज़रूर ग्रैब करिए। तो ललित कला हैं, ललित कला अकेडमीज़ हैं, हर स्टेट में हैं और आप उनसे बात कर सकते हैं कि गवर्नमेंट आप के कैसी उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट जो हैं वो ऐसी ललित कला अकेडमीज़ को पेमेंट करती हैं उनके स्टूडेंट्स को देने के लिए, उनके आर्टिस्ट को पैसा देने के लिए जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है। तो आप इस चीज़ के बारे में सर्च करिए, आप कांटेक्ट करिए गैलरीज़ और ललित कला अकेडमीज़ के साथ में कि कैसे हम इन स्कॉलरशिप्स को ग्रैब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम निकाल कर मेरे क्वेश्चन को आंसर किया। सर, आज आपके लिए मेरा दूसरा सवाल ये है कि आजकल एक आर्टिस्ट को नॉर्मल एग्जीबिशन में या अपने आर्ट वर्क को एग्जिबिट करने में बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं। तो आर्टिस्ट को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिल जाए अपने आर्ट वर्क को एग्जिबिट करने के लिए? जैसे कि मैंने पहले भी बता रहा कि आर्टिस्टों के लिए स्कॉलरशिप मिलती है और जो आर्टिस्ट हैं वो कमीशन वर्क करके अपना ह्यूज अमाउंट जो है वो पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, जिनमें कि वो अपनी आर्ट गैलरी बुक कर सकें और बड़े प्लेटफॉर्म को उसको एग्जिबिट कर सकें। तो ऐसे ऐसे करके कमीशन वर्क आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत मायने रखता है। आपको कमीशन वर्क करिए, या फिर कोई आपकी पेंटिंग ऑनलाइन बाय करना चाहता है, ऑनलाइन बहुत सारे गैलरीज़ हैं जो आपकी पेंटिंग्स खरीदती हैं, तो आपका जितना भी जो अमाउंट होती है वो इकट्ठा होता है, आप उनसे गैलरी बुक कर सकते हैं और अपना एग्जीबिशन लगा सकते हैं। और गैलरीज़ वालों के पास में बहुत सारे बायर्स का कांटेक्ट रहता है, आप उनसे बात करके जो अपनी पेंटिंग्स है वो सेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो आज के लिए ये मेरा आखिरी सवाल है और काफ़ी सीरियस सवाल है। तो अभी बेसिकली होता क्या है कि जब पीयू के बाद बच्चे अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि उन्हें फाइन आर्ट्स में अपना करियर चूज़ करना है, ऐसा करियर चूज़ करना है, तो पेरेंट्स के अंदर एक डर रहता है कि क्या उनके बच्चे इस फील्ड में अपना करियर बना पाएंगे कि नहीं। तो बेसिकली उनका आंसर तो एक ही रहता है कि नहीं बेटा, आप फाइन आर्ट्स नहीं, कुछ इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर या फिर कुछ भी चूज़ कर लो, पर फाइन आर्ट्स नहीं। तो आप उन बच्चों को क्या बताना चाहते कि वो कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें कि फाइन आर्ट्स में कुछ भी अपना करियर बना सकते हैं? सबसे पहले बात आती है कमीशन वर्क्स की। आप कमीशन वर्क्स करके अर्निंग कर सकते हैं। आप अपनी स्किल्स को डेवलप करिए। कमीशन वर्क करने के लिए स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स बनाते हैं तो उसके लिए भी आपको कलर सेंस की होना बहुत ज़रूरी है, कलर सेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप पेंटिंग्स फिगरेटिव आप थीम के ऊपर काम करिए, कुछ सीरीज़ वर्क करिए, तो आपको कमीशन वर्क उसके थ्रू मिल सकते हैं। अगर पोर्ट्रेचर, फिगरेटिव, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, लैंडस्केप पेंटिंग, स्टिल लाइफ, बहुत सारी जॉनर्स हैं जिसके ऊपर आप काम करके कमीशन वर्क्स कर सकते हैं। दूसरा जो है वो ऑनलाइन आर्ट गैलरीज हैं। आप इसके थ्रू में अपने जो आर्ट वर्क्स हैं उसको सेल कर सकते हैं। आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे आर्ट वर्क को सेल करना है, उसकी जो टर्म्स कंडीशंस हैं आप ज़रूर पढ़िए और कोशिश करिए कि जो आप गैलरी में जो गैलरी के थ्रू आप अपना वर्क सेल करना चाहते हैं वो रजिस्टर्ड हो, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और इसके अलावा आप आर्ट गैलरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो कि गैलरीज़ को कैसे मेंटेन रखते हैं, गैलरी में डिस्प्ले वगैरह कैसे करना होता है, लाइटनिंग वगैरह कैसी होती है, पेंटिंग्स को रीटचिंग करते हैं, तो ये भी आप अलग से कोर्स कर सकते हैं आर्ट की फील्ड के, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे मिलती रहेंगी।
अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो आप आर्ट टीचिंग में जा सकते हैं। स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में आर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप टीचिंग के लिए रखते हैं, और या फिर आप अपनी एकेडमी रन कर सकते हैं अगर आप टीचिंग का शौक़ रखते हैं। उसके बाद आप वर्कशॉप कंडक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आप जो भी हैं कहीं पे भी जाके ऑल ओवर इंडिया या इंटरनेशनल लेवल पे आप अपने वर्कशॉप कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके पास है। आप ऑनलाइन अपने वर्क अपने लिंक के थ्रू अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करके, या फिर जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके साथ में अपने वर्क शेयर करके आप सेल कर सकते हैं। अभी यूट्यूब बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन आप ट्यूटोरियल्स या फिर अपनी आर्ट क्लासेस ऑनलाइन चला सकते हैं। आप इसमें भी आप वर्क कर सकते हैं। सर, ड्राइंग करने से हमें किस प्रकार की फीलिंग होती है? एक वर्क को कंप्लीट होने के बाद फीलिंग शेयर करें। तो इसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ड्राइंग करते वक्त हमारा जो सिचुएशन होती है, स्टेट ऑफ माइंड होता है, वो एक मेडिटेशन की तरह होता है। हम काम में इतना इंटरेस्ट से काम करते हैं, हम खो जाते हैं कभी कभार काम करते करते। तो हमारा एक प्लेजर की फीलिंग आती है अंदर से, एक कामनेस, एक पीसफुल, जो जैसे मेडिटेशन करते हैं हमको सुकून मिलता है अंदर ही अंदर। तो ऐसे ही हमारे काम के साथ में होता है, हमको इंटरेस्ट बढ़ता रहता है काम करने के लिए, और इंटरेस्ट पैदा होता है। तो किस फीचर के ऊपर कैसा काम करना है, तो धीरे धीरे अगर कलर से आप प्ले कर रहे हैं तो कलर्स के थ्रू आपको एक अंदर से खुशी मिलती है, जो प्लेजर की फीलिंग आती है, इस तरह का हमको फील होता है। ये एक सभी का एक जैसा एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता। किसी का कुछ किस तरह से एक्सपीरियंस, कोई किस तरह से एक्सपीरियंस करता है, कोई किसी तरह से एक्सपीरियंस करता है। तो सभी के जो एक्सप्लेनेशंस हैं अबाउट द फीलिंग, इट कैन बी डिफरेंट। सो सभी का डिफरेंट अलग अलग हो सकती हैं। बात करें कि इंसान सारी उम्र सीखता ही रहता है। अगर एक चीज़ हम सीख लेते हैं तो हमारे अंदर वो भूख रहनी चाहिए कि और सीखना है और करना है। और इस दौरान हमारे अंदर ये भी फील आ जाती है कि मैंने ये सीख लिया है, जब मेरे को ये सब आ गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं आर्टिस्ट के काम के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। अगर ये हम सोच के चलें कि मेरे को ये सब आ गया है, तो हमारे को और काम करने की इच्छा नहीं मिलेगी, तो हमारा काम वहीं पे रुक जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसके लिए आप इस सब चीज़ के ऊपर फोकस ना करिए कि मेरे को सब कुछ आ गया है। आप और सीखने की कोशिश करिए और इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। और रही बात कि काम ख़त्म होने के बाद क्या फीलिंग रहती है, वो इंसान को कभी भी अपने काम से, एक आर्टिस्ट को कभी भी अपने काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। हमेशा यही लगता है कि मैं और इम्प्रूव करूं, मैं और अच्छा काम करूं। तो इस तरह का जो दौर है वो चलता रहता है, सर्कुलेशन चलता रहता है। और हम काम देखते हैं, और तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जो फीलिंग्स है वो आती रहती हैं कि और एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये सब जो हैं वो चलता ही रहता है। सो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कैन यू से अ लाइन फॉर आर्ट एंड आर्टिस्ट। सो आर्ट बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इसका मुझे नहीं लगता कि एक लाइन में इसमें आंसर देना मुमकिन है। तो ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में जितना भी हम बात करते जाएंगे उतना ही आगे से आगे इसके जो हैं वो खुलते जाएंगे। कि चाहे हम बेसिक से अगर बात शुरू करें तो पेपर्स का आ जाएगा, मीडियम्स का आ जाएगा, फिर आपके एक्सप्रेशंस के बारे में आ जाएगा, आपकी जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो उसके बारे में। इसमें जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा आगे प्रोसेस। और आर्टिस्ट के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि अपने भी वर्क को एंजॉय करें, कहीं भी प्रेशर में रह के काम ना करें। ज़्यादातर हम फैसिनेट हो जाते हैं कि हम ये आर्ट वर्क बहुत अच्छा लग रहा है, हमको ये करना है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, कोशिश करते रहिए, खुद को एनालिसिस करिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे को क्या आगे मिलेगा या नहीं। आप काम के ऊपर फोकस करते रहिए, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद आपके पास आएंगी। और
मीडियम्स को जितना हो सके एक्सप्लोर करिए। हर मीडियम का एक अपना नेचर होता है, अपने नेचर को पहले जानिए, फिर उसको आर्ट वर्क में अपने अप्लाई करिए, तो आपके वर्क में देखिएगा कि चेंजेस खुद ब खुद आने लग जाएंगे। अगर आप अच्छे से मीडियम को हैंडल करना सीख जाते हैं, बजाय कि आप कुछ बनाना सीखें, तो पहले मीडियम को हैंडल करना सीखिए। कोई भी मीडियम है, चाहे पेंसिल्स की बात करें, चारकोल की बात करें, एक्रेलिक हैं, ऑयल हैं, तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। ड्राई मीडियम्स को ले लीजिए, फिर वेट मीडियम्स को ले लीजिए, तो स्टेप बाय स्टेप आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए और ख़ुद को आप एनालाइज करिए। आपका वर्क ही आपकी पहचान है, वर्क ही आपको आगे आपकी पहचान बनाएगा। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करते रहिए, ऑब्जर्वेशन करते रहिए, जितना हो सके ऑब्ज़र्व करिए, प्रैक्टिस करिए। और एक बार फिर मैं आर्ट टॉक की सारी टीम को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप बहुत अच्छे आंसर दिए। थैंक यू सो मच सर। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल नॉलेजेबल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, आर्टिस्ट फ्रेंड्स के पास, ताकि उनको भी ये सारे नॉलेज मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हर वीक इस पे एक नया वीडियो आएगा नए एक्सपर्ट्स के साथ, और उनका एक्सपीरियंस आप कुछ लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो नए एक्सपर्ट के साथ एंड उनका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।